भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। भारत वो देश जहां से उठी आवाज के साथ आज दुनिया अपनी आवाज मिला रही है, साथ चल रही है। ये भारत के लोकतांत्रिक मूल्य और सोच ही है जो नई इबारत लिख रही है, मानवता की भलाई के लिए, दुनिया की भलाई के लिए। ऐसा ही कुछ 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र पूरे क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए जरूरी है। दक्षिण चीन सागर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में होगी। प्रधानमंत्री ने आसियान की एकता और केंद्रीयता का भी समर्थन किया। I think Prime Minister emphasized that India, as a development partner of ASEAN, is interested in promoting peace, stability, and prosperity in the region. And as I said, he emphasized that dialogue and diplomacy are the ways, not coercion and war and conflict. And that war is no solution to today's problems. सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने म्यांमार की स्थिति पर आसियान की सोच का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता को बनाए रखना अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि म्यांमार में जल्द ही लोकतंत्र की बहाली के लिए भी उचित कदम उठाए जाने चाहिए। Many leaders emphasized the importance of the ASEAN's 5-point consensus. Prime Minister also emphasized that this is Myanmar should be engaged. Myanmar should not be isolated, and that it is important to restore democracy in Myanmar, and that all countries should work together to achieve this. सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्षों का सबसे ज्यादा नकारात्मक असर ग्लोबल साउथ के देशों में पड़ रहा है। ऐसे में दुनिया में शांति बहाल करना बेहद जरूरी है। Leaders exchanged views on regional and international matters that affect peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific region and beyond. And Prime Minister underlined the severe impact of these conflicts on countries of the global south, and also highlighted that path of dialogue and diplomacy based on a humanitarian approach is the only way forward, and that he reiterated that there was no solution that can be found on the battlefield. आतंकवाद को वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए मानवता को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि ईस्ट एशिया समिट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। At the East Asia Summit today morning, Prime Minister conveyed India's support for ASEAN unity and centrality, and ASEAN's importance as a central pillar of our own Indo-Pacific vision and of Quad cooperation. And that the East Asia Summit is an important pillar also of India's Act East policy. सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सदस्य देशों को नालंदा में होने वाले हेड्स ऑफ हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव के लिए भी आमंत्रित किया। Prime Minister recalled the support that was received from the East Asian states, East Asia Summit states, for revival of Nalanda University, and briefed them that we have now operationalized this, and the new campus of Nalanda University was inaugurated in June this year, and he also took this opportunity to invite the East Asian Summit states for their heads of higher education to participate in a conclave that will be held in Nalanda University. प्रधानमंत्री मेजबान और आगामी अध्यक्ष के बाद पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले पहले नेता थे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन इस क्षेत्र के नेताओं को क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श का अवसर देता है।
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 आसियान देश के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस और अमेरिका साझेदार देश के रूप में शामिल हुए। तिमोर लेस्ते पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। इक्कीसवें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने लाओस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वियंतियाने में लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्यास सिम्फाडोन से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आसियान शिखर सम्मेलन के मेजबान के रूप में लाओस के लोगों के गर्मजोशी भरे स्वागत और मित्रता के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के विकास के लिए कौशल, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। With the Prime Minister of Lao PDR, Prime Minister Modi had a meeting today early afternoon. These talks covered the entire gamut of our bilateral relations. The two they held productive discussions on how to strengthen our civilizational and contemporary ties. Prime Minister congratulated Prime Minister Sonasai Shifandon on the very successful conduct of the ASEAN and related summits. 6 MOUs were signed, one on defense cooperation, another on customs facilitation, one on audiovisual cooperation, and 3 memorandums of understanding on quick impact projects, which were especially significant because they contribute towards the conservation of our common heritage. One is on the puppet theatre in Lao PDR. That is based on the Ramayana. Then another one of them is on the restoration work in one of the monasteries and temples here in Lao PDR, which has murals from the Ramayana, and a third on Lao Ramayana theatre. And these initiatives were greatly appreciated by the Lao leadership. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लाओस की राजधानी वियंतियाने में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के अवसर पर थाईलैंड की प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान व्यापार संबंधों और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही रक्षा, शिपिंग, डिजिटल नवाचारों और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी बातचीत हुई। थाईलैंड के साथ भारत के संबंध भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। Prime Minister also had a bilateral meeting with the new Prime Minister of Thailand, Her Excellency Ms. Paetongtarn Shinawatra, and Prime Minister congratulated her on assuming this role. And this was their first meeting, and she extended her greetings to Prime Minister on his historic third term in office. They discussed bilateral relations as well as the very positive cooperation that we have under the BIMSTEC arrangement. एशिया शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल से मुलाकात की। इस दौरान आपसी संबंधों को और आगे ले जाने पर बातचीत हुई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश नीति के मोर्चे पर सराहना मिली है। भारत की विदेश नीति में देश सबसे पहले आता है। भारत उन देशों की आवाज भी बना है जो अपने लिए बदलते वैश्विक हालातों में अपने मुद्दों को तलाश रहे थे। भारत की नीतियों में एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी रही है। इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन में शिरकत की। पिछले एक दशक में एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने भारत और आसियान देशों के संबंधों को नई दिशा दी है।
10 वर्ष पहले मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले एक दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। आसियान सेंट्रलिटी को प्रमुखता देते हुए 2019 में हमने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ये आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक को कॉम्प्लीमेंट करता है। पिछले वर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए मैरीटाइम एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है। भारत की विदेश नीति की ये खासियत रही है कि इसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। भारत की नीति वैश्विक कल्याण की नीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन में भारत और आसियान देशों के संबंधों के महत्व को बताया। तो वहीं 21वीं सदी में कैसे भारत और आसियान देश अहमियत रखते थे, इसको लेकर भी अपने विचार साझा किए। हम शांति प्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और आसियान देश कैसे एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में अहम बात कही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आसियान देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दिया। पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है। आज 7 आसियान देशों के साथ भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है और शीघ्र ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होगी। तिमोर लेस्ते में हमने नया दूतावास खोला है। आसियान क्षेत्र में सिंगापुर पहला देश था जिसके साथ हमने फिनटेक कनेक्टिविटी स्थापित की और अब यह सफलता अन्य देशों में भी दोहराई जा रही है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप का आधार है। 300 से अधिक आसियान छात्रों को नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का लाभ मिला है। नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज लॉन्च किया गया है। लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया में साझी विरासत और धरोहर के संरक्षण के लिए काम किया गया है। कोविड महामारी हो या फिर प्राकृतिक आपदा, मानवीय दायित्व उठाते हुए हमने एक दूसरे को सहायता दी है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड, डिजिटल फंड और ग्रीन फंड स्थापित किए गए हैं। भारत ने इनमें $30 मिलियन से अधिक का योगदान किया है। परिणाम स्वरूप आज हमारा सहयोग अंडर वाटर से लेकर स्पेस तक फैला है। यानी पिछले दशक में हमारी भागीदारी हर प्रकार से व्यापक हुई है और ये प्रसन्नता का विषय है कि 2022 में हमने इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया।
भारत और आसियान देशों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। ASEAN leaders and the Prime Minister reviewed our relations, the comprehensive relations that we have with ASEAN. ASEAN leaders especially very positively appraised our cooperation as in many areas of diverse collaboration as a result of India's Act East policy, and also they appraised very positively India's leadership role in digital public infrastructure and the fact that ASEAN countries can benefit significantly from this. Prime Minister congratulated Lao PDR on a very successful stewardship of ASEAN and related mechanisms throughout the year, and he announced a 10-point special plan to strengthen connectivity and resilience with ASEAN. These involve a wide variety of initiatives that India is taking with ASEAN. They include, for example, celebrating next year as the ASEAN India Year of Tourism. The ASEAN leaders all universally welcomed this as a very positive development. It was also announced that India will contribute $5 million towards joint cooperative activities in this area. To mark this decade of Act East policy, several people-to-people and people-centric initiatives were announced. The 21st ASEAN-India Summit adopted two declarations, two statements at the leader level. One was a statement on the Act East policy and its contribution to the to ASEAN-India relations, the comprehensive strategic partnership that we have, and another on advancing digital transformation in the region. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत आसियान भारत शिखर सम्मेलन से की थी। इसका मकसद भारत की रणनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को हिंद प्रशांत एशिया क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में मजबूती प्रदान करना रहा। भारत को इस नीति का हर स्तर पर लाभ मिल रहा है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अक्टूबर को विभिन्न देशों के नेताओं से मुलाकात की। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जापान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री इशिबा से मुलाकात की। साथ ही उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। इस मुलाकात में उन्होंने बुनियादी ढांचे, कम्युनिकेशन और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। Prime Minister had the bilateral meeting with the newly appointed Prime Minister of Japan, Mr. Shigeru Ishiba, and he congratulated Prime Minister Ishiba on assuming his new role and wished him success in leading Japan to greater heights. Both leaders emphasized the importance of their bilateral relationship. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियंतियाने में आसियान भारत शिखर सम्मेलन से इतर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लंगसन से भी मुलाकात की। इस दौरान आर्थिक सहयोग, पर्यटन, शिक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। Prime Minister also had a meeting with the Prime Minister of New Zealand, Prime Minister Christopher Luxon, and on the sidelines. And this was the first meeting between the two leaders. So Prime Minister used this opportunity to congratulate him, and the two Prime Ministers discussed ways to strengthen bilateral cooperation in a number of areas, including agri-tech, dairy tech, in defense and security, in education, climate change, sports cooperation, tourism, space, and people-to-people ties.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस से भी मुलाकात की। साथ ही विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने विश्व आर्थिक मंच के कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब से भी मुलाकात की और यूरोपीय परिषद के प्रमुख चार्ल्स मिशेल से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को लाओस यात्रा के पहले दिन लाओ रामायण पर आधारित नाटक का मंचन देखा, जिसमें रावण पर प्रभु श्री राम की जीत के दृश्य को दिखाया गया। प्रधानमंत्री ने कलाकारों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। लाओस यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री ने वहां भिक्षुओं और आध्यात्मिक नेताओं से मुलाकात की, जो कि भारतीय लोगों की ओर से पाली भाषा को दिए जा रहे सम्मान को देखकर खुश थे। प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने दोनों देशों के गहराते सांस्कृतिक जुड़ाव का जिक्र किया। उन्होंने भारत की ओर से लाओस में विभिन्न विरासत स्थलों के संरक्षण और पुनर्स्थापन में मिलकर काम करने पर खुशी जताई। बता दें कि प्रधानमंत्री गुरुवार को 2 दिन की यात्रा पर लाओस पहुंचे थे, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। लाओस पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने यहां स्थानीय लोगों की ओर से संस्कृत मंत्रों का पाठ करने और हिंदी में बात करने पर खुशी जताई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाकारों की ओर से पेश किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम और बिहू नृत्य का भी आनंद लिया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।